अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दो लफ्ज़ हैं, थ्योरी और रिलेटिविटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक थ्योरी क्या होती है। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट सोचते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो आपके जहन में कई किस्म के सवालात उठते हैं। आप एक थ्योरी बनाने जा रहे हैं। जब ये सवालात उठते हैं तो उनके पीछे आप रिसर्च करते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और उन सवालात के जवाबात ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं और जवाबात ढूंढकर एक हाइपोथेसिस मफरूज़ा बनाते हैं या एक से ज़्यादा मफरूज़े भी बना सकते हैं। आपने 20 मफरूज़े बनाए और उन पर मुश्तमिल एक थ्योरी बना दी और उस पर एक रिसर्च पेपर लिख दिया। हो सकता है कि आप अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर सकें या आपके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो जिसके ज़रिए आप अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर सकें। मसलन जिस तरह आइंस्टाइन है, उनके पास ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था कि वो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट कर सकते। जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उस वक्त आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाना शुरू कर दिया गया। मसलन अगर आपके पास 20 हाइपोथेसिस थे, तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आती रही, हमने पहला हाइपोथेसिस टेस्ट किया, वो हाइपोथेसिस ठीक निकल आया, उसका एनालिसिस किया और फिर हमने कहा कि इसको थ्योरी में डाल दिया जाए। तो अब जैसे जैसे हाइपोथेसिस फैक्ट्स बनते जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चलता जाएगा कि ये हाइपोथेसिस ठीक है, आपकी थ्योरी मजबूत होती जाएगी, उसकी फुटिंग्स मजबूत होती जाएंगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिसके बायस ऐसा रिजल्ट आया जो हमारी थ्योरी से मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर हम अपनी थ्योरी को ख़त्म कर देंगे। अमूमन ये होता है कि हम अपनी थ्योरी को रिवाइज करते हैं, उसको चेंज करते हैं। थ्योरी ख़त्म नहीं होती। कुछ ऐसे मौके भी आए जब पूरी की पूरी थ्योरी एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर ख़त्म हो गई, लेकिन ये बहुत कम होता है। अमूमन जो बड़ी थ्योरीज होती हैं उनको रिवाइज किया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है। हम उस थ्योरी को पॉलिश करते हैं, नए हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर दोबारा टेस्ट करते रहते हैं। जो थ्योरी पुरानी होती है, उसके हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए फैक्ट्स बन जाते हैं, वो थ्योरी बहुत पावरफुल हो जाती है। अमूमन हम ये समझते हैं कि थ्योरी के लफ्ज़ से कि ये एक मफरूज़ा है, किसी भी वक्त गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 100 साल पुरानी थ्योरी है जिसके कई हाइपोथेसिस इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जैसे जैसे इस पजल को हम सॉल्व करते रहेंगे, वो थ्योरी मजबूत होती रहेगी। यहां पर यह बात मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी थ्योरीज थी और अभी भी हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो सबसे पहले गैलीलियो ने रिलेटिविटी को डिस्कस करना शुरू कर दिया और उनके साथ कुछ और साइंसदान थे। उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दी, तो उन्होंने इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब ना हुए। फिर न्यूटन आया और न्यूटन ने गैलीलियो का काम देखा और उसके ऊपर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मोशन के जितने भी न्यूटन्स के लॉज हैं उनको बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी एक थ्योरी को मॉडिफाई किया और अच्छी थ्योरी दी। इस थ्योरी का हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन ये भी थ्योरी मुकम्मल नहीं थी। उसके बाद आइंस्टाइन आया और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी थी, लेकिन आज हम समझते हैं कि एक मुकम्मल थ्योरी है, लेकिन वक्त के साथ साथ हो सकता है हमें ये पता चले कि इसमें भी बहुत से लूप होल्स मौजूद हैं जिनको ख़त्म करने के लिए हमें एक बड़ी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन थ्योरीज ने पिछली थ्योरीज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको बढ़ाया और देखने के जाविये को बदला, एक नए तरीके से उन चीज़ों को देखा, तो थ्योरी का इर्तिका हुआ। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि थ्योरी ज़रूरी नहीं कि ख़त्म हो जाए, बल्कि वो एक बड़ी थ्योरी में जम भी हो सकती है और छोटी छोटी थ्योरीज को बनाकर मिलाकर हम बड़ी थ्योरीज भी बना सकते हैं। तो हमने थ्योरी को डिस्कस किया, लेकिन अब रिलेटिविटी की बारी है। और रिलेटिविटी किस चीज़ की? मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा मोशन, और फिर मोशन में हम देखेंगे कि रिलेटिविटी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अमूमन जब गाड़ी में बैठते हैं या ट्रेन पे जाते हैं, तो कई मरतबा मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेन खड़ी है और सामने वाली चीज़ें मूव कर रही हैं, या मेरी कार खड़ी है और सामने वाली बिल्डिंग्स मूव कर रही हैं।
और बाज़ ये भी होता है कि एक ट्रेन के पास से जब दूसरी ट्रेन गुजरती है तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ट्रेन गुजर रही है या मूव कर रही है और कौन सी ट्रेन रेस्ट में है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रिलेटिविटी है। मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप एक जहाज़ पर बैठे, जहाज़ ने टेक ऑफ किया, आपने खिड़की के बाहर देखा, आपको नज़र आया कि जहाज़ आगे की तरफ मूव कर रहा है और आप जहाज़ के अंदर बैठे हैं और आपने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो ज़मीन साकिन है, ज़मीन आपको लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रही है और जहाज़ आगे की तरफ जा रहा है। अब एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसी चीज़ को देखते हैं। मसलन मैं चांद पर बैठा हूं और मैंने देखा कि ज़मीन की रोटेशन की जितनी स्पीड है उतनी जहाज़ की स्पीड है और जहाज़ कराची से उड़ा और उसने न्यूयॉर्क जाना है। लेकिन मुझे ऐसे लगेगा कि जहाज़ टेक ऑफ किया, उसी जगह खड़ा रहा, ज़मीन घूमती रही और फिर जब न्यूयॉर्क आया तो जहाज़ ने लैंडिंग कर ली। जहाज़ तो अपनी जगह से आगे बढ़ा ही नहीं। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है, कौन सही बात कर रहा है? इस चीज़ को देखने के लिए आपको अंदाज़ा होगा कि दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोगों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। तो मोशन रिलेटिव है, लेकिन किस चीज़ के रिलेटिव है? जहाज़ के अंदर आपको यह फील आती है कि जहाज़ मूव कर रहा है और ज़मीन पीछे को जा रही है, ज़मीन अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जब आप मून से ये चीज़ देखते हैं तो आपको लगता है जहाज़ अपनी जगह खड़ा है और ज़मीन मूव कर रही है। मैं यहाँ पर आपको मुलाकात करवाऊंगा आइजैक न्यूटन से, जो 1600 की सदी में पैदा हुए और उन्होंने सबसे पहले रिलेटिविटी पर काम शुरू किया। उनसे पहले गैलीलियो ने काफ़ी काम किया, लेकिन मैं अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को न्यूटन से शुरू करूंगा। और न्यूटन ने हमें बहुत से लॉस दिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने दी, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया जिस पर लॉ ऑफ नेचर्स बनाए जा सकते थे। उन्होंने हमें बेसिक इमारत दी और उस इमारत में, उस फ्रेमवर्क में उन्होंने जो चीदा बातें की वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट है। इसका मतलब यह है कि टाइम हर जगह पर पूरी कायनात में एक जैसा है, एक तरीके से टिक कर रहा है और हर इवेंट एक टाइम पर हो रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि स्पेस भी एब्सोल्यूट है। आप स्पेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्पेस रोटेट नहीं हो सकती। स्पेस एक फिक्स्ड चीज़ है और हमारी कायनात में फोर्सेस हैं और चीज़ें एक्सेलरेट करती हैं। लेकिन टाइम एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मसलन आपके सोलर सिस्टम में इस ज़मीन पर 12 बजे हैं रात के, लेकिन दूर दराज के एक सोलर सिस्टम पर भी इस वक्त यही काम होगा, यही टाइम होगा। पूरी कायनात का क्लॉक फिक्स्ड है, एक क्लॉक है, हर जगह पर एक ही टाइम होता है। इससे आगे बढ़कर न्यूटन ने यह कहा कि अगर एक इवेंट को आप कायनात के किसी भी हिस्से से देखें तो आपको लगेगा कि वो एक ही वक्त पर हुआ है। इसे साइमल्टेनिटी कहते हैं, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ न्यूटन ने यह भी कहा कि आपके पास स्पेस जो है वो भी फिक्स्ड है। दो चीज़ों के दरमियान स्पेस ना बढ़ सकती है, ना कम हो सकती है, ना वो रोटेट कर सकती है। स्पेस एक फिक्स्ड चीज़ है। तो अगर मैं स्पेस को एक नेट के साथ, एक जाल के साथ आपको दिखाना शुरू करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्पेस का एक मॉडल है और ये मॉडल बिल्कुल एक जैसा। अगर इनमें मैं 2 पॉइंट लूं और कितना भी वक्त गुजर जाए, चाहे कोई भी बाउंड्री कंडीशन हो, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगा और स्पेस हमेशा इसी तरीके से रहेगी। ये कहना था न्यूटन का। न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल लॉस भी दिए। उन्होंने ये भी बताया कि हर मैसिव चीज़ दूसरी मैसिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसके लिए उन्होंने एक बहुत मशहूर फार्मूला दिया जो हम सबको मालूम है। न्यूटन के लॉस काम तो करते हैं, क्योंकि न्यूटन के लॉ से तो हमें पता चला कि ऑर्बिट्स कैसे होते हैं। हमें ये पता चला कि ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हो सकते हैं, पैराबोला हो सकते हैं, हाइपरबोला हो सकते हैं। और आज जब हम अपनी सोलर सिस्टम को देखते हैं तो ऐसे ऑर्बिट्स हमें नज़र आते हैं जो कि हमने सिर्फ न्यूटन के फार्मूलों से निकाले। न्यूटन के फार्मूलों से हमने सियारे, प्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया। आज भी न्यूटन के लॉज को हम रॉकेट्स में और मूविंग बॉडीज में इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूटन का जो फ्रेमवर्क था वो ओवरऑल तो ठीक था और उसकी एप्लीकेशन भी थी और आज भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन न्यूटन की कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें आइंस्टाइन सही नहीं समझते थे। मसलन एक उनकी बात यह थी कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस है। सूरज और ज़मीन एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, उनके बीच में सेपरेशन डी है। तो अगर आज सूरज गायब हो जाए तो फौरन ज़मीन अपना ऑर्बिट छोड़ देगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है
और ज़मीन एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देगी। आइंस्टाइन ऐसा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने ख्याल किया कि एक और थ्योरी की ज़रूरत है जिसमें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बताया जाए। इसके साथ साथ न्यूटन के लॉज, जब भी बहुत बड़ी मैसिव चीज़ों के पास हम जाते हैं स्पेस में, तो न्यूटन के लॉज वहाँ पर होल्ड नहीं करते, ब्रेक डाउन हो जाता है न्यूटन के लॉज का। इसलिए भी हमें एक और थ्योरी की ज़रूरत थी ताकि वो उन जगह पर मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास भी उसी तरीके से काम कर सकें जैसे कि वो स्पेस में, खाली स्पेस में काम करते हैं। और इसलिए आइंस्टाइन ने हमें एक नया फ्रेमवर्क दिया, एक नए सेट ऑफ लॉज ऑफ नेचर्स दिए। ये इतने अहम लॉज थे कि इन पर हमने दूसरे लॉज बनाए। इनको दो थ्योरीज में हम तकसीम करते हैं। एक को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और दूसरी थ्योरी को हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। स्पेशल थ्योरी को स्पेशल इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि बहुत स्पेशल थ्योरी है। स्पेशल थ्योरी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी का एक स्पेशल केस है। अगर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में से आप ग्रेविटी निकाल दें तो आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रह जाएगी। या दूसरे अल्फाज में यह भी कहा जा सकता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब ग्रेविटी के साथ देखा गया तो हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिली। तो इसलिए ये एक स्पेशल केस है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत बड़ा सेट है, बड़ी चीज है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका एक सबसेट है। यहां पर मैंने आपको यही लिंक दिखाने की कोशिश की है। आप देखें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे 1905 में आइंस्टाइन ने हमें दिया, इसमें दो चीजें बहुत अहम है, एक स्पेस और टाइम। स्पेस टाइम की बात बहुत ज्यादा की जाती है और उनका एक फ्रेमवर्क उन्होंने डिस्कस किया और बनाया। इसी तरीके से जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आ ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल था जो आइंस्टाइन ने हमें दिया 1905 में। और जब हम स्पेस टाइम के साथ ग्रेविटी को, एनर्जी को और मैटर को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्पेशल थ्योरी प्लस एनर्जी मैस इक्विवेलेंस को अगर इकट्ठा कर दूं और इसमें ग्रेविटी ले आऊं तो मेरे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फ्रेमवर्क बन जाएगा। और यही चीज मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो आइंस्टाइन ने पहले दे दी, और इसलिए पहले दी क्योंकि इन पर काम करना बहुत आसान था। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे भी इनकी इक्वेशंस को देख सकते हैं। लेकिन जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आने वाला है, इसलिए क्योंकि इसमें ग्रेविटी की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो फिर आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बाद में 1915 में दी, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी को भी शामिल किया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास हमारे यूनिवर्स में ब्रॉडली स्पीकिंग दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। मसलन अगर आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रही। इसका मतलब उस वक्त जब तक कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उस वक्त तक ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब ये स्टार्ट होकर स्पीड तेज करती है या जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये स्पीड स्लो करती है तो उस वक्त एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन उस वक्त होती है जब चेंज ऑफ स्पीड हो या आपकी डायरेक्शन बदले। इन दो मौकों पर इनमें से कोई एक काम भी हो तो आप एक्सेलरेट करते हैं और उस वक्त ये कार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है। और इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि अगर मेरे पास एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मेरे पास ये गाड़ी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कांस्टेंट है तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। मसलन आप एक जहाज पे जा रहे हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं। और आपने देखा एक और जहाज गुजरा जो कि आपके रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अमूमन ये बात की जाती है कि क्या हमारी ज़मीन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ज़मीन एक्सेलरेट करती है क्योंकि वो रोटेट भी करती है और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। इसलिए ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी ज़मीन एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि ऑब्जर्वर ज़मीन पर मौजूद है।
अब हम बात कर लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो एक्सेलरेट करते हैं, जो रोटेट करते हैं। रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अमूमन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, और इनमें एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये कि इनमें एक फिक्टिशियस फोर्स आती है। इस फोर्स को हम फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, इस फोर्स को सूडो फोर्स भी कहते हैं। आप यहां पर देखें तो जब भी हम रोटेट करते हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व होती है, हमें कोरियोलिस फोर्स भी ऑब्जर्व होती है। तो ये वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं। तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो फिर तो इस फोर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशंस कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर इस फोर्स को आपको अपनी इक्वेशन से निकालना होगा। अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने इस फिक्टिशियस फोर्स को नहीं निकाला तो आपकी सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। इस वक्त हम फिजिक्स के लॉज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अच्छे तरीके से समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो एक फिक्टिशियस फोर्स आएगी और उसको हमने खत्म करना है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस फिक्टिशियस फोर्स को, जिसका नाम सूडो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, हमें अपनी कैलकुलेशन से बाहर निकालना होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को डिस्कस किया, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देने के बाद आइंस्टाइन ने ग्रेविटी पर काम करना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन चाहते थे कि वो ग्रेविटी को समझ सकें, और उसके साथ साथ वो ये भी देखना चाहते थे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे बिहेव करेगी और उसकी क्या शक्ल निकल कर सामने आएगी। उन्होंने इसके लिए हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। लेकिन सबसे पहले जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करने से पहले हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना होगा जिसे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि आप एक एलिवेटर में मौजूद हैं। आपके पांव स्टिकी बूट्स की वजह से एलिवेटर के नीचे जमीन पर लगे हुए हैं, लेकिन बॉल आपके हाथ में है, और अगर आप बॉल छोड़ेंगे क्योंकि आप स्पेस में मौजूद है तो बॉल फ्लोट करेगी। आप फ्लोट नहीं करेंगे क्योंकि आपने स्टिकी शूज पहने हुए हैं। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि इस एलिवेटर को हम एक्सेलरेट करवाते हैं। अब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन चुका है। तो जब ये एक्सेलरेट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो बॉल पर एक फोर्स फील होगी, अपने ऊपर भी आपको फोर्स फील होगी, और बॉल आपके पांव में गिर जाएगी। आपको हर जगह पर, हर पॉइंट पर एक फोर्स फील्ड होगी। इसे हम फोर्स फील्ड कहते हैं, और इस एक्सेलरेशन को हम न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। तो आपको ये फील होगा कि आप पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, हालांकि आपका एलिवेटर एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं और आपके पास एक बीम ऑफ लाइट है, फ्लैश लाइट है, आपने उसको शाइन किया। तो जब आपने उसको शाइन किया वहां से फोटोन निकले, वो स्ट्रेट लाइन में गए, एलिवेटर की दीवार से रिफ्लेक्ट हुए और वापस आ गए, क्योंकि इस वक्त आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। अब वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करेगा, तो जब ये एक्सेलरेट करेगा आप वही लाइट दोबारा शाइन करें तो आपको लाइट आहिस्ता आहिस्ता बेंड होती हुई नजर आएगी, आपको लाइट में बेंडिंग नजर आएगी। हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं और एक आदमी को एलिवेटर के बाहर खड़ा कर देते हैं। तो इस वक्त वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर मौजूद है, और दोबारा हम एक्सेलरेटर को एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाते हैं। तो उस आदमी को क्या नजर आएगा? उसको नजर आएगा कि फुटबॉल या बॉल अपनी जगह पर खड़ी है और एलिवेटर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। उसे कोई फोर्स महसूस नहीं होगी आपके या बॉल के ऊपर लगती हुई। उसकी ऑब्जर्वेशन आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगी कि एलिवेटर ऊपर गया और फुटबॉल अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तरीके से जब लाइट को फ्लैश करेंगे और एक्सेलरेट करेगा तो उसको लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में नजर आएगी। आपको लगेगा लाइट बेंड हो रही है क्योंकि आप एलिवेटर में हैं, उसको हमेशा लाइट स्ट्रेट पाथ में नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि हम किसकी बात को सही माने, आपकी बात को सही माने या फिर उन साहब की बात को सही माने जो एलिवेटर के बाहर खड़े हैं। आइंस्टाइन से पहले लोगों का यह ख्याल था कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साहब खड़े हैं, जो कि एलिवेटर से बाहर हैं, वो ठीक कह रहे हैं, और जो लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हैं, जो लिफ्ट के अंदर हैं, एलिवेटर के अंदर साहब हैं, उनको सही नहीं माना जा सकता। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा कि दोनों अपनी जगह पर सही बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों की ऑब्जर्वेशन अपनी अपनी जगह वैलिड है।
इस चीज को और तरीके से समझिए। मसलन मैं एक्सेलरेट करता हूं एक एलिवेटर में, तो मुझे अपने ऊपर एक फोर्स फील होगी, और अगर मैं एलिवेटर में मौजूद हूं जो कि जमीन के ऊपर है, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको फोर्स फील हो रही है। एक तरफ आप ऊपर को एक्सेलरेट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप एक मैटर के पास, मैसिव ऑब्जेक्ट के पास खड़े हैं और आपको एक्सेलरेशन नजर आ रही है। हमें पता है कि जमीन की जो ग्रेविटी है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर इसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करूंगा तो बॉल बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगी, उस पर वैसी फोर्स लगेगी जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स में मेरे ऊपर लगती है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं या मैं रेस्ट पे हूं और ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं, मुझे मालूम नहीं होगा कि इस वक्त मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं या मैं एक ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हूं। दोनों का असर मेरे ऊपर एक जैसा होगा। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में एक ताल्लुक मौजूद है, और अगर आपको एलिवेटर के बाहर देखने ना दिया जाए तो आपको इनका फर्क नहीं पता चलेगा। इसे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। मैस को हम दो तरीकों से बयान कर सकते हैं, इनर्शियल मैस और ग्रेविटेशनल मैस। इनर्शियल मैस की अगर बात करें तो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इनर्शियल मैस मिलता है। मतलब मेरे पास यहां पर दो किस्म की बकेट्स हैं, इस बकेट पे मैं थोड़ा सा जोर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव कर जाएगी। इसको मूव करवाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका इनर्शिया कम है। और इस बकेट को, जो कि सैंड से भरी हुई है, इस पर मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, इसलिए इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। इसी तरीके से जब चीजों को रोकते हैं तो जो चीज ज्यादा फोर्स लेती है रुकने में, उसका इनर्शिया ज्यादा है, और जिस चीज पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगाना पड़ता है, उसको रोकने के लिए उसका इनर्शिया कम है। लेकिन मैस एक फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो दो बॉडीज के दरमियान मौजूद होता है। तो इन दोनों में से कौन सी मिसाल, कौन सी डेफिनेशन ठीक है? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए चांद पर हथौड़ी और पर को एक साथ फेंका गया, और हमने ये देखा कि दोनों का मैस डिफरेंट था, लेकिन दोनों एक साथ चांद की जमीन पर गिरे। और ये कब हो सकता है? न्यूटन इस फिनोमिना को बताने में नाकाम रह चुके थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि इनर्शियल मैस और ग्रेविटेशनल मैस में क्या ताल्लुक है। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये उस वक्त हो सकता है जब इनर्शियल मैस और ग्रेविटेशनल मैस बराबर हों। और आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि इनर्शियल मैस और ग्रेविटेशनल मैस में इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की वजह से एक ताल्लुक भी है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दोनों सूरतों पर हम पर फोर्स एक्ट करती है, और अगर हम एलिवेटर में बंद हों तो हम बता नहीं सकते कि क्या इस वक्त हम जमीन की तरफ एक एलिवेटर में नीचे की तरफ गिर रहे हैं या हम एक रॉकेट में बैठकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इनर्शियल मैस और ग्रेविटेशनल मैस में पहली मर्तबा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ताल्लुक दिया। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स भी बताऊंगा, और अब हम आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं, उनको हमने विजुलाइज करना है, तो उसके लिए कुछ मैथमेटिक्स को समझना जरूरी है। हम ये जानते हैं कि यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री दी। यूक्लिडियन ज्योमेट्री की मिसाल मैं एक लाइन से दूंगा। हमारे पास दो पॉइंट हैं और मैं आपको ये कहता हूं कि एक सफ़ा लीजिए और इस पर ये दोनों पॉइंट आपस में मिला दीजिए, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और हमें ये पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ हमें एक स्ट्रेट लाइन से मिलता है, लेकिन मैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। और अगर मैं इस किस्म की बहुत सी पैरेलल लाइंस बनाऊं तो इन लाइंस को जियोडेसिक लाइंस कहते हैं। जियोडेसिक एक बहुत अहम नुक्ता है और आपने इसको याद रखना है। तो जहां पर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मैंने 90 के एंगल पे इन लाइंस को बनाया और ये ट्रेवल करती जा रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, उसे हम यूक्लिडियन फ्लैट स्पेस कह सकते हैं। और अगर यहां पर आप एक ट्राइंगल ड्रा करें तो उसके एंगल्स को ऐड किया जाए, उसके तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री। और इसी तरीके से इस पेपर पे अगर मैं सर्कल बनाऊं तो उसका रिलेशन अपने सर्कमफ्रेंस से c = 2πr होगा, जो कि हम नॉर्मली जानते हैं और ड्रॉ करते रहते हैं। लेकिन अगर हम कर्व सरफेसेस की बात करें तो हमें नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की तरफ जाना पड़ेगा। मसलन इस चिप्स को ले लीजिए, अगर आपने इस पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है तो क्या आप कर सकेंगे? जब भी आप इस पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। आप देख सकते हैं कि वो लाइंस एक दूसरे से, जियोडेसिक लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं।
हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो रही है क्योंकि लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और अगर ऐसी सरफेस पर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे तो उनके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 से कम होगा और उसके ऊपर बनाए गए सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमेशा 2 पाई आर से ज्यादा होगा। तो हमारे पास एक हाइपरबोलिक ज्योमेट्री आएगी। तो मैं आपको हाइपरबोलिक ज्योमेट्री की एक और एग्जांपल दिखाता हूं। आपने घोड़े की सैडल देखी होगी, जिसके ऊपर कमान देखी होगी, जिसके ऊपर हम बैठते हैं। तो अगर मैं इस पर दो लाइंस लगाऊं तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे से परे हटेंगी और इससे हमें ये लगता है कि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन ये इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होगा। दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कर्व में आएगा। चले हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं। तो अगर मैं स्फेरिकल सरफेस पे दो पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं कि उनके शॉर्टेस्ट पाथ बन जाए तो उसके लिए मुझे एक कर्व पाथ आएगा। इनका शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक कर्व होगा। अगर आप देखें तो ग्लोब भी हमारे पास स्फेरिकल होता है और इसी तरीके से मैंने आपको यहां पर स्फेरिकल शेप दिखाई है। तो जब भी मैं स्फेरिकल शेप पर पैरेलल लाइंस बनाने की कोशिश करूंगा, जियोडेसिक लाइंस जो कि शॉर्टेस्ट पाथ देती हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, उनको बनाऊंगा तो वो हमेशा आपस में एक दूसरे की तरफ, हमें ऐसा लगेगा कि स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्पेस आपस में सिमट रही है। और इस वजह से जैसे जैसे ये लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये एक पॉइंट पर आकर कंसाइड कर जाएंगी, मिल जाएंगी। और अगर ऐसी सरफेस पर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उसके तीनों एंगल का सम हमेशा बड़ा होगा 180 डिग्री से। और अगर आप सर्कल बनाएंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस हमेशा छोटा होगा 2 पाई आर से। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस स्फेरिकल शक्ल में दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि इसकी जियोडेसिक लाइंस एक पॉइंट पर, एक पोल पर जाकर मिल रही हैं। तो सी पॉइंट से इस पोल के बीच में आप शॉर्टेस्ट पाथ इस जियोडेसिक लाइन से ले सकते हैं। मैंने आपको दो किस्म की ज्योमेट्री का हवाला दिया, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो कि फ्लैट सरफेसेस की होती है, लेकिन अगर आपके पास सरफेसेस कर्व्ड हैं तो उसमें आपके पास स्फेरिकल और हाइपरबोलिक ज्योमेट्री आएगी जिसे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। तो हम पहले एक शेप लेते हैं और इस पे दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये लाइन बाहर को निकली हुई है और ये लाइन अंदर को गई हुई है, इसलिए इसका नेगेटिव कर्वेचर है। और उसकी वजह यह है कि इन दोनों लाइंस की कर्वेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब आप एक और सिलेंडर ले लें और इस पर लाइंस लगा दें तो आप देखें कि जो ग्रीन, गहरे ग्रीन कलर की सब्ज रंग की लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका कोई कर्वेचर नहीं है क्योंकि ये तो कर्व ही नहीं है। और दूसरी लाइन जो है उसका कर्व है, तो इसलिए क्योंकि एक लाइन का कोई कर्वेचर नहीं है, इसे जीरो कर्वेचर शेप कहा जाएगा या स्पेस कहा जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपको एक स्फेरिकल शक्ल दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर दोनों जो लाइंस हैं वो बाहर को निकली हुई हैं, उनका कर्वेचर पॉजिटिव है क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। तो आप पॉजिटिव कर्वेचर, जीरो कर्वेचर और नेगेटिव कर्वेचर को याद रखिएगा। हम जब भी जमीन के बहुत छोटे हिस्से की बात करते हैं तो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं और हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में काम करते हैं। लेकिन जो जो हम बड़े स्केल पर जाएंगे, अगर हम ग्लोब के साइज पर जाएं तो हमें स्फेरिकल स्पेस का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए हमें नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी। हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में रहकर इस ट्रायंगल को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके पैरामीटर्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो चुकी हैं। तो ज़मीन पर या स्पेस पर जब हम बड़े लेवल पर जाएंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जाना होगा और यही काम किया आइंस्टाइन ने। मैं आपको दो पॉइंट्स के बीच में जियोडेसिक लाइन दिखाता हूं। तो मेरे पास एक पॉइंट अमेरिका का एक शहर है और दूसरा पॉइंट यूरोप का एक शहर है। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, हमारा ब्रेन क्योंकि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में काम करता है तो हमेशा ये समझता है, क्योंकि हम हमेशा से ये समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि आपको जो ग्रीन कलर का डिस्टेंस नजर आ रहा है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसी वजह से जहाज हमेशा कर्व पाथ में मूव करते हैं। ग्लोब के ऊपर उसकी वजह यह है कि उन्होंने शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है। तो इसकी जो जियोडेसिक लाइन है वो ऊपर वाली ग्रीन कलर की है और इसके दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ग्रीन कलर का है। मैं आपको यहाँ पर एक और एनिमेशन दिखा रहा हूँ और अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक स्पेस है और इस स्पेस में हमने गाड़ी ली है और उसका स्टीयरिंग लॉक कर दिया है और हमने इसको चला दिया है। तो गाड़ी जियोडेसिक पाथ लेते हुए शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ खुद ब खुद जाएगी। मैं इसको मोड़ नहीं रहा, बल्कि स्पेस में से होती हुई ये शॉर्टेस्ट पाथ लेगी और स्पेस इसको खुद वो रास्ता दिखाती जाएगी और ये खुद एंड तक चली जाएगी।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम स्लाइड पर बैठे हैं और जब मैं स्लाइड पर बैठूंगा तो मैं हमेशा नीचे की तरफ आऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका कर्वेचर नीचे की तरफ है। अगर उसका कर्वेचर नीचे की तरफ ना होता तो शायद मैं नीचे की तरफ ना जाता। तो चलें फिर हम जियोडेसिक मेजरमेंट्स को भी सीख लेते हैं और देखते हैं कि जियोडेसिक मेजरमेंट्स कैसे की जाती है। मेरे पास यहाँ पर जमीन के ऊपर स्पेस में 3 सेब हैं, 3 एप्पल हैं और ये सेब एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि इन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी निचले सेब पर सबसे ज्यादा एक्ट करेगी, ऊपर वाले सेब पर उससे कम करेगी और सबसे ऊपर वाले सेब पर बहुत ही कम एक्ट करेगी। तो जब मैं टाइम t1 की बात कर रहा हूं जो इस वक्त सेब का है और उसके कुछ अर्से बाद मैं सेबों को देखूंगा तो वो नीचे गिर रहे होंगे। t2 टाइम में आप देखें कि नीचे वाला सेब बहुत ज्यादा नीचे जा चुका, उसकी सेपरेशन दूसरे सेब से ज्यादा होगी क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा असर कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। इसी तरीके से आप दूसरे सेब की तरफ देखें तो उसका तीसरे सेब से ज्यादा फासला है। मैं अगर इनकी सेपरेशन आपको इन लाइन से दिखाऊं तो आपके ख्याल में इनकी लाइंस क्या एक दूसरे से दूर हो रही हैं? क्या उनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है? अब यहां पर देखें इनकी लाइन के बीच में सेपरेशन ये थी, लेकिन जैसे जैसे जमीन के पास जा रही है इनकी लाइन की सेपरेशंस बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं और जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हमें पता है कि हम हाइपरबोलिक सरफेस की बात कर रहे हैं और नेगेटिव कर्वेचर होता है उसमें। तो हमने नेगेटिव कर्वेचर की मेजरमेंट्स देखी हैं यहाँ पर जियोडेसिक लाइंस की। इसी तरीके से मैं दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को करता हूं लेकिन इन सेब को अब एक साथ नीचे फेंकता हूं। ये तीनों सेब जमीन के सेंटर तक जाएंगे, इन्होंने वहां तक ट्रेवल करना है। थॉट एक्सपेरिमेंट है तो हम जमीन के सेंटर तक जा सकते हैं। तो जब मैंने इसको t1 पे देखा और उसके बाद कुछ अरसे के बाद t2 पे देखा तो ये तीनों सेब करीब करीब हो गए। उसकी वजह यह कि इन्होंने जमीन के सेंटर तक जाना, एक पॉइंट पे जाना है। और अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देखें कि ये लाइंस जो जा रही हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं ये आपस में, और इन लाइंस को देखें तो उनके बीच में सेपरेशन कम हो रही है। देखें यहां पर सेब के बीच में सेपरेशन ज्यादा थी लेकिन जब हमने दूसरे पॉइंट पे देखा तो इनकी सेपरेशन कम हो रही। तो आप कर्वेचर के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप ये कर्वेचर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्वेचर पॉजिटिव है क्योंकि उनकी लाइन के बीच में सेपरेशन कम हो रही है और हमने देखा था जहां जियोडेसिक लाइंस की सेपरेशन कम होती है वहां पर कर्वेचर हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम जियोडेसिक लाइंस की मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं और कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एक और चीज जो आइंस्टाइन ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल की अपनी फील्ड इक्वेशन में, उन्हें टेंसर्स कहा जाता है। टेंसर्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से समझा सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होता है जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देता है किसी भी पैरामीटर की। हम वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी जो लंबाई होगी वो हमें मैग्नीट्यूड देती है और इसके जो एरो है वो हमें इसकी डायरेक्शन देता है। आप अज्यूम करें कि ये स्पेस की एक टाइल है, तो क्या मैं इसका एरिया एक वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि इसका जितना भी सरफेस एरिया है उसकी लेंथ के बराबर मैं एक वेक्टर ले लूंगा और वो वेक्टर इस सरफेस एरिया के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अगर मैं इस टाइल का सरफेस एरिया बढ़ा देता हूं तो मेरे पास वेक्टर भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एरिया बड़ा तो उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा हो गया वेक्टर का। इसी सरफेस को हम एंगल पे ले जाते हैं तो यहां पर आप देखें तो वेक्टर हमेशा उससे बाहर निकलता हुआ फील होगा आपको। मैं इस टाइल की पूरी इंफॉर्मेशन, इसकी डायरेक्शन की भी और इसकी एरिया के भी इस लाइन में मैप कर सकता हूं, इस वेक्टर में मैप कर सकता हूं। तो मुझे अब इस टाइल को शो करने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो मैंने इस टाइल को गायब कर दिया और वेक्टर जरा बड़ा कर दिया आसानी के लिए। इस वेक्टर को अगर हम 3 डायमेंशंस में ड्रॉ करें तो यहां पर आपको ये रेड कलर का वही वेक्टर नजर आ रहा है। यहां पर मेरे पास x, y और z कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैंने इस वेक्टर को अब इन कोऑर्डिनेट्स में लेकर आना है और उसके लिए मुझे चाहिए 3 बेसिस वेक्टर। x का बेसिस वेक्टर आपको यहां पर दिखाया है जो कि x की डायरेक्शन दिखा रहा है। इसी तरीके से y का बेसिस वेक्टर है और z का बेसिस वेक्टर है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि हमने एक दीवार बनानी है तो हमें ईंटें चाहिए, और जब मैं इस वेक्टर की बात करूंगा तो मैं आसानी के लिए z एक्सिस खत्म कर देता हूं। और अब आप देखें कि जो वेक्टर a की बात करें जो कि एक टाइल का सरफेस एरिया दे रहा है उसको हम x और y कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहां पर अगर आप x कंपोनेंट देखें तो 4 आ रहा है और y कंपोनेंट देखें तो ये 3 आ रहा है। तो मैं यहां पर इसको एक छोटे से मैट्रिक्स में लिख सकता हूं जिसमें मैं इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिख दूं तो मेरे पास वेक्टर की पूरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, मुझे इस पूरे ग्राफिक्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। और अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स वाला 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसमें ax
यानी उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट और उसका z कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन को हम रैंक 1 टेंसर कहते हैं और उसकी वजह यह है कि हमें यहाँ एक बेस वेक्टर चाहिए हमें पर कंपोनेंट। x कंपोनेंट का बेस वेक्टर ये था, इसी तरीके से y कंपोनेंट का बेस वेक्टर हमने देखा और z कंपोनेंट का भी एक बेस वेक्टर था। तो क्योंकि हर कंपोनेंट के अगेंस्ट एक बेस वेक्टर चाहिए था, इसलिए हमने इसको रैंक 1 टेंसर कहा। स्केलर्स रैंक 0 टेंसर होते हैं क्योंकि उसमें हमें बेस वेक्टर्स नहीं चाहिए। लेकिन हम रैंक 2 टेंसर की तरफ जाएं तो हमारे पास एक एरिया है टाइल का और उसमें हमें दो किस्म के इंफॉर्मेशन वेक्टर्स चाहिए, एक एरिया चाहिए और एक उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो भी चाहिए। तो अब इसके लिए भी टेंसर बनाना होगा। अगर 3 है तो 3 का बनाना होगा, 4 है तो 4। इसी तरीके से टेंसर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। आप इमेजिन करें आप एक स्पेस टाइम की टाइल को देख रहे हैं, तो इसका टेंसर कैसा होगा? इसका टेंसर रैंक 2 का मैंने आपको यहां पर दिखाया। अब इस केस में हमारे पास 2 बेस वेक्टर्स होंगे और हर कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट को जाहिर करने के लिए 2 बेस वेक्टर्स चाहिए। तो मेरे पास यहां पर जो बेस वेक्टर्स हैं वो 2 हैं। पहले था x, एक बेस वेक्टर था। अब ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हमें फोर्स का भी बेस वेक्टर चाहिए और हमें एरिया का भी बेस वेक्टर चाहिए। तो मेरे पास पहले होगा xx, xy एंड xz। इसमें मेरे पास पूरे वेक्टर की इंफॉर्मेशन होगी उसके x कंपोनेंट की, क्योंकि मेरे पास अब 2 बेस वेक्टर्स आ गए और उसकी वजह यह है कि मुझे फोर्स और एरिया का 2 वेरिएबल्स का टेंसर मालूम करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है, a y y, a y x, a y z, इसी तरीके से a z z, a z y। क्यों? क्योंकि हमने 2 पैरामीटर्स लिए हैं। अगर मैं 3 पैरामीटर लूंगा तो ये इससे भी कॉम्प्लेक्स टेंसर बनेगा और अगर मैं n पैरामीटर्स लूंगा तो ये n डायमेंशनल एरे बन जाएगी। हमारे पास टेंसर्स डेटा की बहुत बड़ी एरेज होती हैं। आप स्केलर देख सकते हैं, आप वेक्टर देख सकते हैं, उसको मैट्रिक्स से बता सकते हैं, मैट्रिक्स दे सकते हैं। इसी तरीके से टेंसर्स होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स होते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल टेंसर दिखाया, टेंसर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर मैं आपको एक टेंसर दिखा रहा हूं सिग्मा ij, और अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो आपको यहां पर नजर आएगा कि ये टेंसर हमें 9 मुख्तलिफ वैल्यूज दे रहा है। और ये दिखाने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप आइंस्टाइन की इक्वेशंस में जाते हैं तो मैं आपको यहां पर आइंस्टाइन की बहुत सिंपल इक्वेशन दिखा रहा हूं, लेकिन इस एक इक्वेशन को बताने के लिए इसके पीछे 16 मुख्तलिफ इक्वेशंस छुपी हुई हैं। और अगर आप देखें तो ये जो g और t है ये दोनों टेंसर्स हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरेज ऑफ डेटा हैं और डेटा किस चीज की है? एक एरे ऑफ डेटा आपको ये बताती है कि मैटर का बिहेवियर क्या होगा और दूसरी एरे आपको ये बता रही है कि जब मैटर आप स्पेस टाइम में रखेंगे तो स्पेस टाइम का कर्वेचर कैसे बिहेव करेगा। तो एक मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रही है और एक आपको स्पेस टाइम की शक्ल के बारे में बता रही है। तो यहां पर हमारे पास आइंस्टाइन की मुकम्मल इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को बनाने में 16 मुख्तलिफ इक्वेशन जो इसके पीछे हैं, इसलिए इनको आसान करके बताना काफी मुश्किल है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा g की तरफ। g एक मीट्रिक टेंसर है, पर आइंस्टाइन को बहुत मुश्किल लगी इसको प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकली बयान करने के लिए, क्योंकि मीट्रिक टेंसर आपको बताता है कि 2 पॉइंट में कितना डिस्टेंस है स्पेस टाइम की। तो मैं यहां पर आपको एक स्पेस टाइम का कर्व दिखा रहा हूं और इसके 2 पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये डिस्टेंस हमें मीट्रिक टेंसर बताएगा। इसमें बहुत सी कबाहतें हैं। मसलन हमें यह पता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये मेरे पास डेल्टा x है, ये मेरे पास डेल्टा y है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर और अंडर रूट। तो पाइथागोरस थ्योरम लें और आप s की वैल्यू जो कि इनके बीच में डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक फ्लैट स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये स्पेस टाइम कर्व बनेगा तो हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री को चेंज होकर नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आना पड़ जाएगा। मसलन आप देखिए तो स्पेस टाइम आप कर्व कर रहे हैं, तो क्या अब आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? जब आप इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो आप देखें यहां पर आपको 1.6 x स्क्वायर प्लस 2.3 y स्क्वायर, आप देख सकते हैं नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, ना इसको डोनेट कर सकता है। तो आपके पास पाइथागोरस का एक जेनेरिक फॉर्मूला आ रहा है जो कि कर्व सरफेसेस के लिए भी, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी है। अगर मैं इसको और ज्यादा कर्व करूं तो आपके पास एक मिक्सचर भी आएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। आपके पास एक हाइब्रिड टर्म भी आएगी।
तो इसलिए इन डिस्टेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमने मेट्रिक टेंसर की मदद हासिल की। तो मैं आपको यहां पर पूरी फील्ड इक्वेशन दिखा रहा हूं और इस फील्ड इक्वेशन में जो राइट साइड की तरफ आप देख रहे हैं टी, तो टी हमारे पास स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है जो कि मैस की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। जहां पर सूरज हम स्पेस में रखेंगे वहां पर मैस की डिस्ट्रीब्यूशन या जमीन को स्पेस में रखा जाएगा। अगर आप देखें तो ये एक स्पेस टाइम है और इसके बीच में हमने एक मैसिव बॉडी रखी है, तो टी इसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रहा है। जी न्यूटन का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसी तरीके से सी स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन अगर आप यहां पर आए तो आपके पास यहां पे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आ रहा है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेट्रिक टेंसर से। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो आपको डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है वो इस इक्वेशन से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है और इस टर्म में अगर आप देखें तो हमें मेट्रिक टेंसर यूज हो रहा है। ये हमें बताता है कि डिस्टेंस स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो हम किसी भी दो पॉइंट्स को ले लें, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ये टर्म बता रही है और इसके साथ एक स्केलर कर्वेचर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास एक कर्व मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्टेंस के साथ और उसके साथ हमारे पास रिसी कर्वेचर है जो कि अगेन एक टेंसर है और ये हमें बताता है कि कर्वेचर का रेट ऑफ चेंज क्या है एक जगह से दूसरी जगह। आप यहां पर देखें तो यहां पर हम रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं। तो हमारे पास मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई, हमें यह भी पता चल गया कि हर दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और उसका कर्वेचर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर भी आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन आ गई और उसमें एक बड़ी जबरदस्त टर्म जो है जो हमने यहाँ पे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बताया है वो भी आ गया। आखिर में मैं फिर इस टर्म की तरफ आना चाहूंगा जिसे हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अपोजेस ग्रेविटी कह रहे हैं। इस कांस्टेंट के पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। आइंस्टाइन शुरू में समझते थे कि हमारी कायनात में एक ही गैलेक्सी है, क्योंकि हमें बाकी गैलेक्सीज के बारे में तो मालूम नहीं था और वो सितारों को देखते थे और समझते थे कि तमाम सितारे जो कि हमारी गैलेक्सी में हैं वो स्टैटिक हैं, एक जगह पर खड़े हैं। लेकिन फिर वो हैरान होते थे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और वो इन तमाम सितारों को अपनी तरफ खींचेगी और इन द एंड हमारी कायनात कोलैप्स कर जाएगी। तो कायनात के सितारों को स्टैटिक रखने के लिए उन्होंने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपनी इक्वेशंस में डाला और ये एक ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही हैं और इक्विलिब्रियम रखते हैं ताकि सितारे या स्टार्स अपनी जगह पर मौजूद रह सकें। इसके बाद हबल आया और उन्होंने बताया कि हमारी कायनात एक्सपैंड कर रही है और फिर आइंस्टाइन ने इस कांस्टेंट को अपनी इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस कांस्टेंट को आज भी हम आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस का हिस्सा मानते हैं और इस कांस्टेंट से हमें डार्क एनर्जी जो कि कायनात को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करने की वजह बन रही है उसकी पहली मैथमेटिकल अपीयरेंस करार देते हैं। तो हमें डार्क एनर्जी का सुराग भी आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से मिलता है। हमने मैथमेटिक्स की बहुत बातें कर ली, लेकिन अब मैं आपको तस्वीरी दुनिया में लेके चलता हूं। हमने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। आइंस्टाइन का यह कहना था कि अगर आप एक लिफ्ट में बंद हैं और वो एक्सेलरेट कर रही है तो आपके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी और इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। बिल्कुल यही फोर्स आपको महसूस होगी अगर ये लिफ्ट जमीन या किसी भी मैसिव बॉडी के ऊपर आ जाए तो आपको ग्रेविटी की फोर्स नजर आएगी, महसूस होगी। इसका मतलब न्यूटन और आइंस्टाइन में ग्रेविटी पर जंग छिड़ चुकी थी, क्योंकि न्यूटन ये कहते थे कि अगर आप सेब जमीन पर गिराएंगे तो एक फोर्स है जो हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है और वो है ग्रेविटी, और वो जमीन की तरफ इस सेब को खींच लेगी। लेकिन आइंस्टाइन ने अब एक और जाविया दिया ग्रेविटी को बयान करने का। आइंस्टाइन का कहना है कि ऐसी फोर्स जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि जमीन एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जमीन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो जब ये एक्सेलरेट करती है तो हमें जमीन पर मौजूद हर चीज पर एक फोर्स महसूस होती है, जिस तरह के मैंने आपको फोर्स फील्ड में दिखाया। लेकिन अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो आपको बजाहिर कोई फोर्स
महसूस नहीं होगी सेब के ऊपर, बल्कि आपको यह लगेगा कि जमीन ऐसा ऐसा ऊपर उठ रही है और सेब अपनी जगह पर मौजूद है। फील्ड इक्वेशंस देने के बाद आइंस्टाइन का यह ख्याल था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के बाद तो उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया। न्यूटन का ख्याल था कि स्पेस टाइम एब्सोल्यूट है, फ्लैट है, जिस तरीके से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि हम स्पेस टाइम का एक हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरीज ने हमें बताया कि स्पेस टाइम फ्लैट नहीं है। स्पेशली जब कोई भी मैस स्पेस टाइम में रखा जाता है, कोई मैसिव बॉडी रखी जाती है, तो स्पेस टाइम कर्व करता है, वॉर्प करता है, सिमट जाता है उस बॉडी के करीब। मसलन मैं आपको यहां पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस टाइम की तस्वीर दिखा रहा हूं और उसके अंदर मैंने एक सियारा, एक छोटा सा प्लेनेट रखा है। तो आप देखें जैसे जैसे प्लेनेट मूव कर रहा है, स्पेस टाइम उस जगह से वॉर्प कर रहा है, उस जगह से बेंड हो रहा है, उस जगह से सिमट रहा है, और जब वो सियारा वहां से निकल जाता है तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से आप यहां पर देखें, सूरज बहुत बड़ा वॉर्प बना रहा है, बहुत बड़ा गड्ढा बना रहा है स्पेस टाइम में, और उसके गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। याद रखें कि प्लैनेट्स शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए सूरज के गिर्द घूमते हैं, और उसकी वजह ग्रेविटी नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का कंटोर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक चादर लें और उसको चारों कोनों से बांध लें और फिर उसके बीच में आप एक बड़ा पत्थर रख लें। तो अब आपने 4 गेंदे बारी बारी फेंकी इस पत्थर के गिर्द, वो कुछ अरसे इसके गिर्द चक्कर लगाएंगे और फिर इसमें मिल जाएंगे। बिल्कुल यही मॉडल है स्पेस टाइम का, लेकिन फर्क यह है कि अब बॉल या प्लैनेट्स सूरज के गिर्द वो रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर उनकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा कम हो तो वो भी सूरज के अंदर आकर टकराएंगे। जबकि चादर के एक्सपेरिमेंट में बॉल्स की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती थी, इसलिए वो पत्थर से आके टकरा जाती थी। तो आपने ये याद रखना है कि मैंने आपको जियोडेसिक पाथ पढ़ाए थे, वो शॉर्टेस्ट पाथ थे, और हमारी प्लैनेटरी मोशन में प्लैनेट सूरज के गिर्द शॉर्टेस्ट पाथ में चक्कर लगा रहे होते हैं, और वो चक्कर स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से, उसमें गड्ढों की वजह से हमें नजर आते हैं। यहां यह भी याद रखिए कि अगर मैस बहुत ज्यादा है तो उसका कर्वेचर भी उतना ही बड़ा होगा, उसका गड़ा भी उतना बड़ा होगा। मसलन ब्लैक होल की बात करें, उनका मैस बहुत ज्यादा होता है इसलिए कर्वेचर बहुत बड़ा है, और सूरज उसका मैस बहुत कम है तो उसका गड़ा बहुत कम होगा, जमीन का गड़ा उससे भी कम होगा। तो इसलिए जितना बड़ा मैस होगा वो स्पेस टाइम में उतना ही बड़ा गड्ढा डालेगा, वॉर्प डालेगा, और हमें ग्रेविटी की फोर्स उतनी ही शिद्दत से अमल करती हुई नजर आएगी। एक और मिसाल ले लीजिए, हमारे पास 3 इवेंट हैं, ए इवेंट, बी इवेंट और सी इवेंट, जो कि स्पेस में हो रहे हैं, और तीनों मुख्तलिफ फासलों पर हो रहे हैं। एक ऑब्जर्वर है जो इन तीनों इवेंट्स को देख रहा है। अब उस ऑब्जर्वर की 3 स्टेट्स हैं। एक स्टेट यह है कि वो रेस्ट में, दूसरी स्टेट यह है कि वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और तीसरी स्टेट यह है कि वो वेलोसिटी के साथ स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी के साथ दूसरी तरफ मूव कर रहा है। अगर वो इसकी तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ जा रहा है। अब आप देखते हैं कि उनको ये तीनों इवेंट्स कैसे नजर आते हैं। तो सबसे पहले जब वो रेस्ट पर है तो आपको स्पेस टाइम ऐसा नजर आएगा बिल्कुल, और अब आप देखें ए बी सी तीनों एक वक्त में उसको होते हुए महसूस हुए। अब उसको लगा कि ये तीनों इवेंट साइमल्टेनियस हैं। लेकिन अब स्पेस टाइम चेंज हो गया, वार्प कर गया। तो जब स्पेस टाइम वार्प करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड अगर आप देखें इस वक्त वो रेस्ट पर है, अब उसकी स्पीड चेंज होगी, पॉजिटिव स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब वो जा रहा है। तो अब आपको सी पहले नजर आया था, बी बाद में नजर आया था, और फिर ए नजर आया था। लेकिन अगर वो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ऑब्जर्वर जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ दूसरी तरफ मूव कर रहा है, तो उसे ए पहले नजर आएगा, बी बाद में नजर आएगा, और सी आखिर में नजर आएगा। तो हमारे पास साइमल्टेनिटी खत्म होगी, क्योंकि जो इवेंट्स हमें नजर आ रहे थे कि ये सारे इकट्ठे हुए हैं, जब हम मूव करते हैं तो हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन की वजह से हमें ये पता चलता है कि उनमें से कुछ इवेंट्स पहले हो रहे हैं और कुछ इवेंट्स बाद में हो रहे हैं। और अगर मूवमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो तो हमें फिर यही इवेंट्स लगेंगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के ऊपर जो एक्सप्लोजन्स हो रहे थे उसकी मिसाल में बताया था। तो साइमल्टेनिटी भी रिलेटिव है, आइंस्टाइन ने हमें ये बताया। इस पिक्चर को बार बार देखिए और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम फ्लैट
स्पेस टाइम की बात करते हैं तो लाइट उसमें से स्ट्रेट पाथ बनाती हुई गुजर जाती है, और उसकी वजह यह कि आप देख सकते हैं कि लाइट को कोई हिंड्रेंस नजर नहीं आ रही। लेकिन अब मैं एक मैसिव बॉडी इस स्पेस टाइम में, तो वहां पर हमें वार्प नजर आएगा, गड्ढा नजर आएगा, और अब लाइट को जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो वो गड्ढे में से होती हुई गुजर कर जाएगी। हमें यह लगेगा कि लाइट बेंड हो रही है, लेकिन हकीकत में लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को ही अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि स्पेस टाइम वॉर्प कर गया है और लाइट ने अपने पाथ को ही फॉलो करना है स्पेस टाइम में। इसलिए हमें यह लग रहा है कि लाइट कर्व हो गई है, लेकिन लाइट एक्चुअली स्ट्रेट पाथ में, जियोडेसिक पाथ में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यहां पर भी मैंने आपको लाइट के जियोडेसिक पाथ्स दिखाए हैं। तो अगर आपके पास फ्लैट स्पेस टाइम है तो आपके पास लाइट एक स्ट्रेट फॉर्म में नजर आएगी, और आप इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत बड़े मैसेज स्पेस टाइम में इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो आपके पास बहुत बड़े वॉर्प्स आ जाएंगे, गड्ढे आ जाएंगे, और अब जब लाइट मूव करेगी तो वो उन वॉर्प्स में से होती हुई मूव करेगी। हमें जियोडेसिक लाइंस नजर आएंगी, वो टेढ़ी नजर आएंगी, लेकिन लाइट दो पॉइंट्स के दरमियान हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेती है, अब कर्वेचर को सामने रखते हुए। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा फायदा है, इस पॉइंट का हमें बहुत ज्यादा फायदा है, और आइंस्टाइन ने उस फायदे को भांप लिया। मैं जमीन पर हूं और मैं सूरज के पीछे छुपे हुए सितारों को देखना चाहता हूं, लेकिन सूरज इतना ज्यादा रोशन है कि मुझे ये सितारे नजर नहीं आते, और सूरज इतना बड़ा है कि मुझे ये सितारे नजर नहीं आते। तो इनसे आने वाली लाइट जब सूरज के करीब से गुजरती है तो सूरज की जो स्पेस टाइम कर्वेचर है, जो वॉर्प है, उससे ये लाइट हमें महसूस होती है बेंड होती हुई। लाइट उस पाथ को लेती हुई आगे गुजरती है और जमीन तक आ जाती है। अगर ये पाथ वॉर्प ना हुआ हो तो ये लाइट जमीन तक कभी ना पहुंचे, क्योंकि हमें ये बेंड नहीं मिल सकता। तो हमें वो सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं जो सूरज के पीछे छुपे हुए हैं। आइंस्टाइन ने यही बात की, और उन्होंने अपनी इक्वेशन से बताया कि अगर सोलर इक्लिप्स के दौरान हम सूरज के इर्द गिर्द देखें, ये सूरज सोलर इक्लिप्स में है, तो हम यहां पर देखें तो हमें वो सितारे नजर आएंगे जो सूरज के पीछे हैं। क्योंकि वो सूरज के पीछे हैं और कर्वेचर से लाइट गुजरती हुई हम तक पहुंचती है, तो हम जब उसको पीछे देखते हैं तो हमें वो सितारा अपेरेंटली यहां पर नजर आता है, हमें वो सितारा सूरज के ऊपर और नीचे नजर आता है। इस चीज को साबित किया एक एस्ट्रोनॉमर ने, उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सच साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए आइंस्टाइन की जिंदगी में है, और उनका नाम था आर्थर एडिंगटन। और उन्होंने साबित किया कि सूरज की जो पोजीशन थी वो आइंस्टाइन की इक्वेशन से जो प्रिडिक्ट की गई थी पोजीशन, उनके बिल्कुल हूबहू मुताबिक है, जिससे आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। आज हबल टेलीस्कोप भी जब दूर दराज के सूरज स्टार्स को देखती है तो हम इसी फिनोमेने का, लाइट के कर्व पाथ में से गुजरने का फायदा उठाते हैं, और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। अदरवाइज हम इन चीजों को, बड़े बड़े सितारों के पीछे छुपी हुई चीजों को ना देख सकें। इसी तरीके से एक और चीज जो आइंस्टाइन ने बताई वो टाइम का बिहेवियर था मैसिव बॉडीज के पास। मैं दो क्लॉक्स लेता हूं और एक क्लॉक को जमीन के पास ले आता हूं, तो जो क्लॉक जमीन के पास होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि उसका टाइम स्लो हो जाएगा, उसकी टिकिंग्स स्लो हो जाएंगी, और जो क्लॉक जमीन से दूर होगा उसका टाइम आपको तेज नजर आएगा गुजरते हुए, क्योंकि उसकी टिकिंग्स तेज हो गई हैं। तो जो जो जमीन के करीब आएंगे क्लॉक्स आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते जाएंगे, और इस फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली हमने बहुत मर्तबा जांचा है, परखा है। मतलब मेरे पास दो लैब्स हैं, एक लैब कोलोराडो में है जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, और एक लैब है जो कि लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया में है, जो कि बहुत लो एल्टीट्यूड पे है। मैं दोनों पर एक एक क्लॉक जिनको मैंने सिंक्रोनाइज किया वो रख देता हूं, तो कुछ अर्से बाद मैं देखूंगा कि जो क्लॉक जमीन के बहुत करीब था वो आहिस्ता आहिस्ता उस क्लॉक से पीछे रह गया जो क्लॉक हमने हाई एल्टीट्यूड पर रखा हुआ था। और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो हम डेली बेसिस पर देख रहे होते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास क्लॉक स्लो टिक करते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हैं हम जीपीएस में भी हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो जमीन से दूर मूव कर रही होती है, लेकिन जो रिसीवर का क्लॉक है वो तो जमीन के पास है, इसलिए वो स्लो टिक कर रहा है। और स्पेस में सैटेलाइट का एटॉमिक क्लॉक फास्ट टिक करता है।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से कुछ अरसे के बाद इन दोनों क्लॉक में एक डेटा आना, एक फर्क आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से क्योंकि इस सैटेलाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बताती है कि इसका क्लॉक जमीन के क्लॉक की बनिस्बत कुछ स्लो भी होगा। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आ रहे हैं। तो हमें दो एडजस्टमेंट करनी है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, स्पीड की वजह से जो क्लॉक में शिफ्ट आती है, और दूसरी ग्रेविटी की वजह से, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। हम ये दोनों करेक्शंस जब करते हैं तो उसके बाद हर 24 घंटे में हम सैटेलाइट और उसके रिसीवर का क्लॉक सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर हम ये ना करें तो हमारा जीपीएस सिस्टम काम नहीं करेगा। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन की थ्योरी को साबित करने के लिए दो साइंटिस्ट ने किया, जिनका नाम था हेफेले एंड कीटिंग। और उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक्स लिए और उनको जहाजों में लेके पूरी दुनिया का सफर किया। तो उन्होंने देखा कि जो एटॉमिक क्लॉक जमीन पर थे और जो एटॉमिक क्लॉक सफर कर रहे थे, उनके टाइम में बहुत माइन्यूट फर्क आ गया, लेकिन ये फर्क आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन के बिल्कुल मुताबिक था। इसी तरीके से आइंस्टाइन की इक्वेशंस का एक और बहुत बड़ा मार्का मरकरी के ऑर्बिट को एक्सप्लेन करना था, क्योंकि मरकरी का ऑर्बिट बहुत अजीबोगरीब था। जब भी आप देखते हैं कि हर ऑर्बिट अपने पिछले ऑर्बिट से शिफ्ट रखता है, आगे से आगे से आगे से आगे शिफ्ट होता जाता है, और इस चीज को न्यूटन ही एक्सप्लेन कर पाए थे। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने मरकरी के ऑर्बिट को सही तरीके से एक्सप्लेन किया, और यह उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आइंस्टाइन की थ्योरी को परखने के लिए बहुत से तजर्बे किए गए। उन तजर्बों को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें एक तजर्बा मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक पत्ता लें और उसको किनाल के किनारे पर रखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे वो किनाल के नहर के बीच में जाएगा तो उसकी डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाएगी। आप इससे क्या परसीव करेंगे? उसकी वजह यह है कि किनाल के बीच में पानी का फ्लो ज्यादा होता है और किनाल के किनारे पर पानी का फ्लो कम होता है। बिल्कुल इसी चीज को सामने रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम स्पेस का फ्लो भी मेजर कर सकें। हम ऐसे डिवाइस से स्पेस का फ्लो मेजर कर सकें जिसे हम गायरोस्कोप कहते हैं, जो आपके मोबाइल में आज हर जगह पर मौजूद है। हम ये जानते हैं कि जमीन स्पेस टाइम में रोटेट कर रही है, और जमीन के रोटेट करने की वजह से स्पेस टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे हैं, जिनको हम फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। और हमने इस फ्रेम ड्रैगिंग को एक्सपेरिमेंटली साबित करना है। और अगर हम ये साबित कर गए कि स्पेस टाइम आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल ठीक थी। और इसके लिए नासा ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोब भेजी, जिसे ग्रेविटी प्रोब बी कहा जाता है, 2004 में स्पेस में 264 किलोमीटर जमीन की सतह से ऊपर ये प्रोब थे, और इसमें 2 गायरोस्कोप्स लगाएंगे। और कुछ अरसे के बाद गायरोस्कोप को इनिशियली एक डायरेक्शन में फिक्स किया गया, और कुछ अरसे के बाद गायरोस्कोप की डायरेक्शन देखी गई। तो गायरोस्कोप्स की डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी। दोनों गायरोस्कोप्स बिल्कुल एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, और ये बिल्कुल कंसिस्टेंट था जैसा कि आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने प्रिडिक्ट किया था। तो उससे हमें पता चला कि स्पेस टाइम जमीन के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, ड्रैग करता है। इसी तरीके से एक और नेचुरल फिनोमिना जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, उसका भी हमें सामना हुआ। मैं दूर दराज के स्ट्रक्चर्स को जमीन से देखना चाहता हूं, गैलेक्सीज को देखना चाहता हूं, पर इसमें एक कबाहत है, एक प्रॉब्लम है। और उसकी वजह यह कि हमारी जमीन और इन स्ट्रक्चर्स के बीच में बहुत सी गैलेक्सीज हैं, बहुत से ब्लैक होल्स हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, स्टार्स हैं। मैं उनके पीछे से इनको कैसे देख सकता हूं? कुदरत हमारी मदद करती है, और इस सिलसिले में एक फिनोमिना है जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। रोशनी की किरणें जो यहां से आती हैं, जो किरणें हमारे पास इन ब्लैक होल्स के पास आती हैं, ये ब्लैक होल एक एम्पलीफायर लेंस की तरह काम करते हैं और उनको बढ़ाते हैं और आगे भेज देते हैं। क्योंकि इनके गिर्द कंटूर, स्पेस टाइम का कंटूर भी बेंड होता है, तो वो लाइट बेंड होती हुई, बज़ाहिर हमें लगता है कि वो लाइट बेंड हो रही है, वो कंटूर को फॉलो करते हुए हम तक पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर आप देखें कि आपके पास 2 किरणें आ रही हैं लाइट की। तो जब आप इनको टेलीस्कोप में देखेंगे तो आपको बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल नजर आएगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द बाउंड्री पे एक सर्कुलर रिंग नजर आएगा, जिसमें आपको वो स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इस तरीके से हम दूर दराज के स्ट्रक्चर्स को बड़ा करके देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बहुत दूर की गैलेक्सी दिखा रहा हूं, जिसके बीच में एक कोजार है, और इस कोजार को हम
मेजर करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, लेकिन बीच में बेइंतहा गैलेक्सीज हैं। आप देखें छोटी 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 आपके पास बहुत सी गैलेक्सीज हैं। तो जो लाइट रेज इनके पास आती है, यहां से गुजरती हैं, ये गैलेक्सीज क्योंकि इनका स्पेस टाइम वॉर्प है, ये उनको बेंड कर देती हैं। लाइट बेंड होती है और वो स्पेस टाइम में से गुजरते हुए हमारे पास आती है। तो हमारे पास इस कोजार के मल्टीपल इमेजेस आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप इनको देखेंगे हबल टेलीस्कोप के जरिए, तो आपके पास मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगे और उसके जरिए आप ये गेस कर सकेंगे कि ये एक ही चीज के मल्टीपल रिंग्स हैं। इस फिनोमिना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और इसके जरिए हम बहुत दूर दूर के स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशंस को अगर सॉल्व किया जाए तो उनके कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस हमें बड़ी हैरानकुन चीजें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और उनमें एक चीज वर्म होल है, जो कि एक फिक्शनल चीज लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आइंस्टाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशंस में हमें वर्म होल्स नजर आते हैं। मैं अपनी जमीन से करीबी सितारे, सूरज के करीबी सितारे जिसे अल्फा सेंटोरी कहते हैं, उस पर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 20 मिलियन माइल्स का सफर करना पड़ेगा। तो मैं एक रॉकेट लूंगा जमीन से और फिर स्पेस में ट्रेवल करता 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 यहां से होता 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 और फिर इस सितारे तक पहुंचूंगा, और उसके लिए मुझे 20 मिलियन माइल्स का सफर करना पड़ेगा। और टाइम तो आप देख लें उसी लिहाज से बहुत ज्यादा होगा, तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकूंगा। फिर इसका तरीका हमें आइंस्टाइन की इक्वेशंस में मिलता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन ये कहती है कि हर जगह पर एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। आप दो पॉइंट जो कि स्पेस में बहुत दूर है, उनके बीच में एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं अगर आपके पास इतनी एनर्जी मौजूद है, और उस शॉर्टकट को हम वर्म होल कहते हैं। और इस वर्म होल के जरिए हम बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको यहां पर मुख्तलिफ वर्म होल्स दिखा रहा हूं और आप देख लें कि जब हम इन वर्म होल के जरिए जाएंगे तो हम दूर की गैलेक्सीज को, जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि उनको कभी विजिट किया जाएगा, उन तक बहुत जल्दी अपने लाइफ टाइम में पहुंच सकते हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि वर्म होल को हम एक्सपेरिमेंटली अभी तक साबित नहीं कर सके। गोया कि हमने बहुत छोटे छोटे मैग्नेटिक वर्म होल्स बनाए हैं, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं कर सके। तो ये आए कहां से? अब मुझे अंदाजा हुआ कि ये भी आइंस्टाइन की इक्वेशन से आए। हमने लाइट कोन को पढ़ा था। आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास एक लाइट कोन है और इसका अहाता किया हुआ, इसकी बाउंड्री जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ने की हुई है। तो हम हमेशा इसके अंदर रहेंगे। कोई भी मैसिव बॉडी है उसकी एक वर्ल्ड लाइन होगी। वो स्पेस और टाइम में जब जिंदगी गुजारेगी उसकी एक वर्ल्ड लाइन होगी, जो कि मैंने आपको पिंक कलर से दिखाई है। मसलन ये मेरी वर्ल्ड लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं अपनी स्पेस भी चेंज कर रहा हूं और टाइम में मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा हूं। तो मेरी जिंदगी ऐसे गुजर रही है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि मेरे फ्यूचर में होंगे। अगर सपोज मैं इस वक्त यहां पर मौजूद हूं, तो ये पॉइंट मेरे फ्यूचर में मौजूद हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पर मैं पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता। तो मैं इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। तो मैं इन चीजों को, इन इवेंट्स को नहीं देख सकूंगा। मैं इस इवेंट को भी नहीं देख सकूंगा, और इस इवेंट को मैं देख सकता हूं, इस इवेंट को मैं देख सकता हूं, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर कोन में मौजूद है। पॉसिबली मैं देख सकता हूं। लेकिन अब मैं एक बहुत बड़े सूरज के पास जाके रहना शुरू कर देता हूं, तो सूरज की वजह से स्पेस टाइम वॉर्प करेगा, और उसकी वजह से लाइट, उस वॉर्प की वजह से ये कोन आहिस्ता आहिस्ता सूरज की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये कोन सूरज के गिर्द टिल्ट होना शुरू होगी, तो अब आप देखें, पहले ये पॉइंट मेरे फ्यूचर में था, ये इवेंट मेरे फ्यूचर में था, मैं इसको देख सकता था, पर मेरी वर्ल्ड लाइन भी ऐसे ही टिल्ट हो गई, क्योंकि कौन पूरी टिल्ट की तो मेरी वर्ल्ड लाइन भी टिल्ट हो गई। अब ये इवेंट मेरे फ्यूचर में नहीं रहेगा। अब मैं इस इवेंट को नहीं देख सकता, और ये इवेंट मेरे फ्यूचर में नहीं था, मैं इस इवेंट को नहीं देख सकता था, लेकिन अब मैं इस इवेंट को फ्यूचर में हो सकता है कि देख सकूं। तो इस तरीके से मैसिव ऑब्जेक्ट्स मेरी वर्ल्ड लाइन को चेंज कर सकते हैं। इस फिनोमिना को लाइट कोन टिपिंग कहते हैं। इस फिनोमिना को हम लाइट कोन टिपिंग कहते हैं, और मैं आपको इसका मजीद बताऊंगा जब हम ब्लैक होल्स की तरफ जाएंगे। तो ब्लैक होल को भी आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने प्रिडिक्ट किया। उन्होंने बताया कि एक ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हमारी दुनिया में हैं जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। आइंस्टाइन गोया कि उस वक्त इसको परसीव ना कर सके,
और वो ब्लैक होल के बारे में उस तरीके से ना जान सके, लेकिन उनके बाद आने वाले एक साइंसदान, वैसे तो वो उनकी जिंदगी में थे, जिनका नाम श्वार्ट्ज़शाइल्ड था, उन्होंने ब्लैक होल पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स दिया और उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर हम किसी भी मैसिव बॉडी को कंप्रेस करना शुरू कर दें, हम अपनी ज़मीन को कंप्रेस करना शुरू कर दें, तो एक रेडियस ऐसा आएगा कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्लैक होल का आउटर रिंग को हम इवेंट होराइजन कहते हैं और ये वो पॉइंट है कि अगर आप इससे आगे चलेंगे तो आप वापस नहीं आ सकेंगे। और इसके बीच वाले पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां पर हर चीज खत्म कर दी जाती है, स्पेस टाइम खत्म हो जाता है। मैं आपको यहां पर ब्लैक होल की एक तस्वीर भी दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास इवेंट होराइजन है और उसके बाद नीचे हमारे पास एक सिंगुलैरिटी है जहां पर स्पेस टाइम खत्म हो जाता है। आपने ब्लैक होल बहुत सी मूवीज में देखा होगा, लेकिन इंटरस्टेलर का ब्लैक होल आप नहीं भूले होंगे। इस ब्लैक होल की कुछ खास बातें हैं और पहली बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जब भी कोई चीज ब्लैक होल के पास जाती है तो उसको हड़प कर जाता है, खा जाता है। इस ब्लैक होल का नाम था गारगेंचुआ और आप इस इमेज से देख सकते हैं कि गारगेंचुआ के पास एक प्लेनेट मूव कर रहा है। तो अगर कोई चीज इवेंट होराइजन के आगे नहीं गई तो वो ब्लैक होल के गिर्द मूव कर सकती है। ब्लैक होल के गिर्द वैसे ही मूव कर सकती है जैसे हम सूरज के गिर्द मूव करते हैं। तो ये चीज कि ब्लैक होल हर चीज को खा जाता है, उसमें से लाइट भी वापस नहीं आती, ये उस वक्त होता है जब हम इवेंट होराइजन के आगे जा चुके होते हैं। इसी तरीके से गारगेंचुआ की जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। किप थॉर्न वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मॉडल किया था मूवी के लिए और उन्होंने इस पर बहुत से लेक्चर दिए हैं, आप वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसके गिर्द बहुत सी गैसेस हैं, स्टार्स हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन वॉर्प स्पेस टाइम की वजह से जो लाइट हम तक आ रही है, जो कि इसके इवेंट होराइजन के बाहर है, वो हमें ऐसी शक्ल दिखा रही है। हम दोबारा लाइट कोन टिपिंग की तरफ आते हैं। तो अगर मैंने एक मैसिव ऑब्जेक्ट रखा तो मेरी लाइट कोन शिफ्ट हो जाएगी, मेरा फ्यूचर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी लाइट कोन एक ब्लैक होल के पास चली जाती है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जो कि स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा बेंड करता है, वॉर्प करता है, उसमें बहुत बड़ा गड़ा डालता है, तो आप देखें कि यहां पर लाइट कोन जो है वो बिल्कुल ठीक है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। लेकिन जैसे जैसे वो ब्लैक होल के पास जाएगी, ये मेरे पास एक ब्लैक होल है, ये सिलेंडर एक ब्लैक होल है और ये जो बाउंड्रीज है ये इसके इवेंट होराइजन है। तो अब मैं आपको ब्लैक होल एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखा रहा हूं और बीच में मेरे पास सिंगुलैरिटी है, क्योंकि हम हमेशा ब्लैक होल 2D में देखते हैं तो वो हमें एक फनल की तरह नजर आता है, लेकिन हकीकत में इस वक्त आप एक ब्लैक होल को देख रहे हैं। तो मेरे पास जो लाइट कोन है वो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट हो रही है। अब इस वक्त देखें कि इस वक्त जब लाइट कोन थी तो इसमें से एक वर्ल्ड लाइन इस तरफ निकल रही थी। मैं इवेंट होराइजन के पार नहीं गया तो मैं बच सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी लाइट कोन के इस वर्ल्ड लाइन को फॉलो करूं तो मैं ब्लैक होल से दूर जा सकता हूं। लेकिन जब मैंने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया तो अब मेरी जितनी भी वर्ल्ड लाइंस हैं या मेरे गिर्द जितनी भी मैसिव बॉडीज हैं, उनकी वर्ल्ड लाइन का एक ही अंजाम है और वो अंजाम सिंगुलैरिटी है। तो अब मैं सिंगुलैरिटी से नहीं बच सकता। जो मैं सिंगुलैरिटी के पास जाऊंगा या कोई भी मैसिव चीज सिंगुलैरिटी के पास जाएगी वो खत्म हो जाएगी। इवन टाइम और स्पेस भी सिंगुलैरिटी के पास खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब मेरे फ्यूचर में कोई भी ऐसा इम्कान नहीं है कि मैं सिंगुलैरिटी से या मरने से बच सकूं। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मैंने कहा कि टाइम खत्म हो जाता है, सीज कर जाता है ब्लैक होल में। तो मैं आपको यहां पर पिक्चर दिखा रहा हूं नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल की। और जब आप इस नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल को देख रहे हैं जो कि एक फनल की तरह है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर स्पेस वॉर्प कर रही है। लेकिन नीचे टाइम को भी देखिए। टाइम इस वक्त जहां पर आपके पास पिंक कलर है, इस वक्त टाइम यहां पर तकरीबन 0.9 यानी 90% टाइम, 10% टाइम स्लो हुआ है, 90% टाइम अपनी स्पीड रिटेन कर रहा है। तो टाइम आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो गया है, यहाँ पर टिकिंग्स स्लो होना शुरू हो गई है क्लॉक के। तो अगर मैं यहाँ पर नीले रंग पे जाऊंगा तो आप देखिए कि रेट ऑफ टाइम फ्लो जो है वो सिर्फ 0.3 यानी 30% रह गया। तो हम 70% स्लो हो गए। अगर मैं इससे नीचे जाऊंगा 0.2 यानी 20%, 80% टाइम स्लो हो गया, सिर्फ 20% रेट रह गया। इससे नीचे 10% टाइम के फ्लो का रेट रह गया और यहां पर ब्लैक कलर पर टाइम सीज कर जाता है,
टाइम रुक जाता है, क्लॉक टिक करना बंद कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं एक स्पिनिंग होल की तरफ जाऊं तो उसकी आपको नेक बड़ी नजर आएगी, और आप टाइम देख सकते हो तो वहां पर भी टाइम का यही हाल है, टाइम आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल में स्लो होता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ स्पेस देखें, स्पेस जो सोइल करेगी वो यहाँ पर कम कर रही होगी, एरोस दिखा रहे हैं यहाँ पर कम, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सोइल कर रही होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास एक टॉर्नेडो होता है जो बीच में बहुत ज्यादा तेजी से सोइल कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल में टाइम सीज हो जाता है, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा। आइंस्टाइन की एक प्रिडिक्शन हमने ताजा ताजा दरियाफ्त की है जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, और 100 साल लगे इस प्रिडिक्शन को आने में और एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने में। आइंस्टाइन का यह कहना है कि ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने का एक आसान तरीका यह है कि हम उससे जनरेट होने वाली स्पेस टाइम में रिपल्स, जिस तरह तालाब में पानी में पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स जनरेट होते हैं, और आप दूर बैठे देख सकते हैं कि किसी ने तालाब में पत्थर फेंका है। तो इसी तरीके से जब ब्लैक होल्स रिपल्स जनरेट करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते हैं, स्पेस टाइम में रिपल्स जनरेट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आते हैं। और अगर हम उनको किसी तरीके से डिटेक्ट कर लें तो हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं नेचर की, कायनात की। उसकी वजह यह कि किप थॉर्न जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके एक स्टूडेंट ने रिसर्च की थी कि इन रिपल्स में हमें उन ब्लैक होल्स के बारे में पूरा मैप मिल सकता है, बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो अब स्पेस टाइम में इन रिपल्स को कैसे जाना जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, एक बहुत बड़ी लैब बनाई गई जिसे लिगो कहा जाता है, लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन सिस्टम है। मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं, आप ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे पास 2 आर्म्स हैं, ये 4 किलोमीटर लंबा आर्म है और ये भी 4 किलोमीटर लंबा आर्म है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें लेजर इंजेक्ट करते हैं, और लेजर इंजेक्ट करके दोनों आर्म्स को देखते हैं कि क्या दोनों आर्म्स के साइज बराबर हैं। अगर इन दोनों आर्म्स के साइज बराबर है तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशन रिपल्स नहीं आ रहे। लेकिन अगर ग्रेविटेशन रिपल्स आएंगे तो यहां पर स्पेस कम होगी, कभी ज्यादा होगी, और अगर स्पेस कम और ज्यादा होगी तो ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही हैं, इनकी इंटरफेरेंस डिफरेंट हो जाएगी। तो मुझे यहां पर एक वेव मिल जाएगी और उस वेव से मुझे पता चलेगा कि ये पाथ छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पाथ डायरेक्टली रिसीव कर रहा है ग्रेविटेशनल वेव्स को, और ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस को बड़ा कर रही हैं, ये छोटा कर रही हैं, और बहुत छोटे पैमाने पर करती हैं, इसलिए हम उसको फील नहीं कर सकते। तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो अमेरिका के 2 मुख्तलिफ हिस्सों पर लिगो लैब्स ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने हमें ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करके दी, और वो ग्रेविटेशनल वेव्स दोनों लैब्स में बिल्कुल एक जैसी आई। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसी ग्रेविटेशनल वेव्स आई, और ये उस वक्त आई जब 2 ब्लैक होल आपस में रक्स कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक दूसरे के गिर्द, और उसकी वजह से वो रिपल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हम डिटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही कहना था आइंस्टाइन की इक्वेशन का। इससे अगला स्टेप लिया हमने लेजर इंटरफेरोमेट्री, जिसमें स्पेस एंटीना का इस्तेमाल किया गया, इसे लीजा कहा जाता है। और अब हम स्पेस में चले गए, हमने लेगो स्पेस में इंप्लीमेंट कर दी। तो मेरे पास बिल्कुल वैसे ही 3 पोर्शन है और 2 आर्म है। तो अब मेरे पास जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी वेवलेंथ की ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही होती हैं, मैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता हूं, और उनके जरिए इन ब्लैक होल्स को हम स्टडी कर सकते हैं। 2015 में हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया और हम बड़े पैमाने पर उनको जानने जा रहे हैं। आखिर में मैं आपको ब्लैक होल के अंदर लाइट का बिहेवियर भी कुछ बता देता हूं। लाइट जैसे ही ब्लैक होल के पास जाती है तो वो स्पेस टाइम वॉर्प होने की वजह से बेंड हो जाती है, आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन अगर वो इवेंट होराइजन के पास चली जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी, तो फिर लाइट के लिए वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि स्पेस लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ब्लैक होल के अंदर जा रही होती है, इसलिए लाइट का बाहर आना खत्म हो गया। इसलिए ब्लैक होल्स हमें नजर नहीं आते, क्योंकि उसमें से लाइट कभी बाहर हमारी आंखों तक आ नहीं सकती। ब्लैक होल्स वो जगह है जहां पर लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल थ्योरीज चाहिए जिसे हम क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं, और ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्ट्रिंग थ्योरीज और एम थ्योरीज का सहारा ले रहे हैं। तो हम स्पेशल किस्म की थ्योरीज बना रहे हैं जो यहां पर हमें ब्लैक होल के बारे में बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया। इसी तरीके से हमने ग्रेविटेशनल
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैथमेटिक्स को भी देखा, उसको विजुअलाइज किया और फिर उसमें जितनी भी 100 सालों में तरक्की हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनको डिटेल में देखा। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन वीडियोस में मैं नहीं बता सका, लेकिन उनके लिए मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाता रहूंगा। इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखी गई हैं, बहुत से लेक्चर सुने गए हैं, बहुत सी वीडियोस और कॉलम्स पढ़े गए हैं, आर्टिकल्स देखे गए हैं। मैंने इस वीडियो को बहुत आसान बनाने की भरपूर कोशिश की है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को 10वीं क्लास के बच्चे के जहन के मुताबिक बनाया जाए। मुझे मालूम है कि अभी ये वीडियो मुश्किल है, लेकिन अगर एक 10वीं या 9वीं क्लास का बच्चा इसे 3 मरतबा देखेगा तो उसे बहुत से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, मुस्तकबिल में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने में। लेकिन मुझे आपकी भी ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत मुझे इसलिए है कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री को घर घर पहुंचाना है, स्कूलों में पहुंचाना है, कॉलेजेस में पहुंचाना है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उर्दू में बनाई गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर यह पहली बड़ी डॉक्यूमेंट्री हर बच्चे को मिल सके। मैं ये भी चाहूंगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए, और इसके अलावा रिलेटिविटी की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोस हैं, 25 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनको भी देखा जाए, ताकि उसमें कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो में नहीं दी जा सके, तो आपको पूरा पता चल सके कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और उसकी अहमियत साइंस और स्पेशली फिजिक्स में कितनी ज़्यादा है। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप YouTube चैनल पर आएं, मेरे चैनल पर आएं तख्ती ऑनलाइन, और उसको लाइक करें और उसकी वीडियोस को देखें, ताकि आपको साइंस में जदीद चीज़ों के बारे में मालूम हो सके और आपको पता चल सके कि जो चीज़ें आप किताबों में पढ़ रहे हैं आज उन पर क्या रिसर्च हो रही है। मैंने ये भी कोशिश की है कि वो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं, वो जुमले इस्तेमाल किए जाएं जो मैंने साइंटिस्ट के लेक्चर से सुने हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या आपके ख्याल में इसमें कोई गलती है तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।